हेलो एस्पिरेंट्स। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको नाम से पता चल रहा होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ वीडियो सीरीज जिसका नाम है यूपीएससी के लिए तैयारी करते टाइम क्या बुक लिस्ट होना चाहिए और वो सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्टिकुलरली क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो आज का हम लोग सब्जेक्ट जो पिक कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जो लोग चाहते हैं कि इनके बारे में मैक्सिमम जानना, बिकॉज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, ये हमेशा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में, स्पेशली न्यू एस्पिरेंट्स। इनके टारगेटेड ये वीडियो बनाया गया है ताकि एक न्यू एस्पिरेंट को भी स्ट्रगल ना हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे क्या स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग, हाउ टू व्हाट इज एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो को हम लोग आरम्भ करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आपको आइडिया चाहिए, तो पहले आपको सेल्फ इवेल्युएट करना अपने आप को कि आप अभी प्रिपरेशन के किस स्टेज पे हैं। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप किस स्टेज की प्रिपरेशन पे है, तो आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उस मोटिवेशन से या उस एनर्जी से आप नहीं बढ़ पाओगे जो रिक्वायर्ड है उस स्टेज पे प्रिपरेशन के लिए। आपका स्टेज अभी क्या हो सकता है, या आप प्रिपरेशन के लिए नए हो सकते हो, या आप प्रीलिम्स ऑलरेडी अटेम्प्टेड किए हो सकते हो, या आपने प्रीलिम्स किया हो सकता है। ठीक है, या इन जनरल आपको कई बार इश्यूज और कॉम्प्लेक्सिटी फेस होती है। ये 4 इशू कैटेगरी में आप बकेट में हो सकते हो अभी। ठीक है। अगर आप न्यू टू प्रिपरेशन हो तो आपने ये हो सकता है कि आपने सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हो। ठीक है, ये एक बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिलेबस पढ़ना। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा, सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके लिए अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप चाहे तो मेरे चैनल पर आकर देख सकते हो। पर उसके अलावा भी इन्वायरमेंट स्पेसिफिक अगर सिलेबस का बात करें तो वो हम लोग इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, तो आप इधर भी देख सकते हो। ठीक है, तो न्यू टू प्रिपरेशन अगर आप हैं तो आपने हो सकता है सिलेबस पढ़ा हो, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कौन सा बुक फॉलो करें। यू माइट बी स्ट्रगलिंग विद बुक्स, विच बुक शुड आई फॉलो, किस तरह का बुक, कौन सा बुक, इतना सारा बुक है। शंकर आयस तो बेसिक है ही, उसके अलावा बहुत सारे और किताब दुनिया भर में चल रहे हैं, कौन सा फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद आप न्यू टू प्रिपरेशन होंगे, पर आप ये भी हो सकता है कि आपने सिलेबस भी पढ़ लिया, आपने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया शंकर आयस या बेसिक किताब से, बट आप अप्रोच में स्ट्रगल कर रहे हो कि कैसे, माने मैं किताब भी मैं पढ़ भी रहा हूँ फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार हाउ शुड आई गो अबाउट इट, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द कॉन्सेप्ट, आई थिंक आई एम टेकिंग मोर टाइम, एम आई डूइंग गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे सवाल आपके मन में आ सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन के लिए नए हो। ठीक है। अगर आपने अगर प्रिपरेशन किया है या आपने प्रीलिम्स एक बार अटेम्प्ट किया है, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है, मैंने ये आपको पता है कि आपने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया, तो मैंने आपको इन्वायरमेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकता हो। ठीक है, पर आपका चैलेंज क्या हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो, या आपको फियर लग रहा हो, डर लग रहा हो, यार यार इन्वायरमेंट कुछ तो कॉम्प्लेक्स है, मेरे को समझ में पता नहीं, जितना पढ़ लो तो कुछ तो दिक्कत है मेरे संग। ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर ये स्थिति में आप हो सकते हो। फिर एक स्थिति हो सकता है कि आपने प्रीलिम्स के अटेम्प्ट भी दिया है, आपने प्रीलिम्स क्लियर भी कर लिया है, फिर भी आपका कुछ कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया था इन्वायरमेंट, आपको लगता है कुछ रिवीजन करने की जरूरत है, कुछ तरीका अप्रोच में थोड़ा बदलाव करे, कुछ ब्रशन अप करे कॉन्सेप्ट्स को, अच्छा सोर्स मिला जाए मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिस्प में बता दे ताकि मेरा इन्वायरमेंट और पुख्ता हो जाए, ताकि जो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा रॉन्ग हो रहे हैं वो भी मेरे ना हो इन्वायरमेंट के। ठीक है, या फिर इन जनरल इन्वायरमेंट सुनते ही आप भागने लगते हैं, आपको लगता है यार ये इन्वायरमेंट, हाई इन्वायरमेंट, क्या एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, क्या मोह माया है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट बात हो गया। ये इस तरह से आपने अपने को इवेल्युएट कर लिया कि आप किस बकेट में फॉल करते हैं। अगर आप इन किसी बकेट में फॉल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर इसके अलावा कोई और बकेट है कि आपने प्रीलिम्स छोड़ कर रखा, आपको कॉन्फिडेंस आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी अच्छे हो। तो ये वीडियो उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए फिलोसॉफी में, ये एक जनरल फिलोसॉफी है यूपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करने में। इसी फिलोसॉफी के बारे में हमने पॉलिटी वाले टॉपिक में, जब पॉलिटी सब्जेक्ट का हमने बुक लिस्ट देखा था तो वहाँ भी हमने पढ़ा था। ठीक है, बट एक एडिशनल फिलोसॉफी, पहले ये फिलोसॉफी देख लेते हैं, उसके बाद एक एडिशनल फिलोसॉफी जो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला फिलोसॉफी क्या होना चाहिए, आपको रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रखना है। यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, भले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका रिसोर्सेज लिमिटेड होना चाहिए। ये सब कोई बोलता है, पर लिमिटेड माने कितना लिमिटेड, मेरा मतलब है सिर्फ एक किताब। आपके पास एक बेसिक फंडामेंटल किताब होना चाहिए जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे, बस। सॉरी, वो एनसीईआरटी भी हो सकता है, वो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम वाला किताब भी हो सकता है, वो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी हो सकता है, वो ज्योग्राफिकल से लोग एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं, पर डी डी दास भी हो सकता है। ऐसे कुछ भी किताब को अच्छा लगता हो, पर वो एक किताब का होना चाहिए, उसके बाद किताब को पकड़ना ही नहीं है। अगर आपको किताब चुनना है तो आप एक हफ्ता लगे किताब चुन सकते हो, पर एक किताब जब चुन लो तो उससे स्टिक रहो। आप आपका 80% 90% कंटेंट उसी से आना चाहिए, उसी को रिवीजन करना है। सबसे बेसिक फिलोसॉफी है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिक टू दैट रिसोर्सेज। ठीक है ना, बिकॉज हम लोग आदत होता है कि यार एक किताब से हम लोग जल्दी बोर हो जाते हैं ना, तो वी टेंड टू फाइंड रीजन कि नहीं यार इसमें कम अच्छा दिया, विल फाइंड अनदर बुक,
विल फाइंड अनदर रिसोर्स, विल सी अ टॉपर्स नोट। ऐसा लोग दिमाग में बना लेते हैं अपने अपने विचार, ठीक है ना। उस कारण से भी लोग स्ट्रगल करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेसिफिकली यूपीएससी के टर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, ठीक है। फिर रीड देम ओवर एंड ओवर, कोई एक सोर्स आपने फिक्स कर लिया, उसको कंटिन्यू पढ़ते रहिए। एक बार पढ़ लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो फिर तीसरा पढ़ लिया। जब एक बार सारा फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गया तो उसको जो रिवाइज करना भी स्टार्ट करना उसी से, उसी को रीड करते हैं। जब आपको लगा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तुरंत उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, वो हो गया आपका सोर्स का कॉन्फिडेंस। जैसे रिवीजन वाला बात मैंने बताया। फिर इससे क्या होगा, जब कंटिन्यूसली आप रिवीजन करते रहोगे कोई भी चीज़ को पढ़ने के बाद, एक सब्जेक्ट आपने दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फिर आप चौथा जब रिवीजन करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट होना स्टार्ट होगा। आपके दिमाग में लिंकेज बैठेगा कि ये तो ऐसा ऐसा कुछ तो इकोनॉमी में भी था। स्पेशली इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट एज सब्जेक्ट जब पढ़ते हो तो आपको थोड़ा लिंकेज ज्योग्राफी से मिलेगा, थोड़ा लिंकेज आपको इकोनॉमी से मिलेगा, थोड़ा लिंकेज आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ लॉ वॉ का बात है, एग्रीमेंट का बात है, तो पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से भी कुछ मैच कर रहा है। तो ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ थॉट आपका बनेगा ना, तो इससे आपका लर्निंग तो इम्प्रूव होगा ही, पर आपका अंडरस्टैंडिंग भी इनहेंस होगा। ओवरऑल एग्जाम के लिए आप बेटर प्रिपेयर्ड होगे, क्योंकि बहुत ही रेयरली होता है कि किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाए, स्पेशली मेंस में। प्रीलिम्स में भी होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सब्जेक्ट से पूछा जाता है, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या होता है, एक दो ऑप्शन जो होते हैं वो एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज के ऊपर होता है कि आप एक थीम को कितना अच्छे से समझते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना वाइड है, कितना अच्छे से इंटरलेट कर पाते हो। उस आइडिया से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलता है प्रीलिम्स एग्जाम में, कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल अप्रोच, ये जो कांस्टेंट फिलोसॉफी से आप पढ़ रहे हो, एक रिसोर्स को कंटिन्यूसली ओवर एंड ओवर रिवीजन कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो कॉन्सेप्ट से, इससे क्या फायदा होगा, आपका एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होगा। सपोज आपने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर आपने देखा यार कि इकोसिस्टम डिटोरेट हो रहा है, इकोसिस्टम में इतने सारे सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो उससे आपको एनालिसिस बनाना कि इकोसिस्टम क्या क्या सर्विसेज देते हैं। अब जैसे मैंग्रोव्स है, वेटलैंड्स है, उनके नहीं होने से हमको क्या क्या नुकसान होता है, उसके बेटरमेंट के लिए हम लोग जैसे रामसर वेटलैंड कन्वेंशन किए थे ताकि प्रोटेक्शन हो वेटलैंड का। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव दिया गया है, उसके ऊपर इंडिया में भी इनिशिएटिव है। इंडिया में कई सारे हम लोग ने वेटलैंड अभी अनाउंस हो गए, रामसर वेटलैंड के अंदर 55+ वेटलैंड हमारे पास है। तो ये सब आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा, तो आप चीज़ों को लिंक करके एक एनालिटिकल अप्रोच बना पाओगे वेटलैंड के प्रति। जस्ट एग्जांपल लेके मैंने बताया। तो इस फिलोसॉफी से अपने को पढ़ाई करना है, ठीक है। ये वीडियो मैंने जानबूझ के स्लो स्लो मोड में बनाया है, ताकि आपको अगर फास्ट देखना है, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना है, फास्ट देखना हो तो आप 1.5x स्पीड कर लीजिए। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक देखना है तो आप टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ टाइम स्टैम्प से नेविगेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए ईजी रहेगा। इसलिए होलिस्टिक वीडियो है, कोई भी न्यू एस्पिरेंट इस वीडियो को पूरा देखता है तो वो समझ जाएगा एनवायरमेंट इकोलॉजी कैसे पढ़ना है एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो और बेटर चाहे तो कर सकता है, पर इतना कर लेगा तो एग्जाम वो अच्छे से क्लियर कर सकता है ईजी, ठीक है ना। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए सबसे बड़ा इशू जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में किसी भी स्टूडेंट को आज के दिन में फेस हो रहा है ना, वो ये है कि सिलेबस ही क्लियर नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी बोलते हैं मतलब क्या। अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में दुनिया में सब कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी है। क्लाइमेट चेंज तो मोस्ट कॉमन सेड वर्ड है कि इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज है, पर क्या सिलेबस में क्या मेंशन है हम लोग के लिए, हम कैसे समझ पाए क्या सिलेबस है। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स जो हमारा सिलेबस बुक है, जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का जो हर साल आता है, जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें भी आप देखिए सिलेबस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। आप समझ नहीं पाओ किस किस टॉपिक को कवर करना है। हम लोग देखते कैसे, जैसे प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस वाले बुक में, अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस का अलग अलग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। बट इधर इन्वायरमेंट का सिलेबस हम लोग स्पेशली फोकस करके पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली प्रीलिम का सिलेबस में वहाँ पे इन्वायरमेंट के टर्म में लिखा हुआ है कि जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, ठीक है, एक टर्म ये लिखा हुआ है। इससे अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सा टर्म पढ़ना है, ठीक है। इश्यूज कुछ होगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ा हुआ, वो आपको पढ़ना है। फिर सेकंड है बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड है क्लाइमेट चेंज। चलिए तीन बड़े बड़े टॉपिक मिलकर, पर इसमें सब टॉपिक क्या है, क्लाइमेट चेंज कितना तक पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में जो दिया हुआ है GS3 में ज़्यादातर इन्वायरमेंट का सवाल आता है, मेनली GS3 में इन्वायरमेंट है, उसमें दिया हुआ कंजर्वेशन, फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये एक थोड़ा स्टैंड अलोन टॉपिक है। उसके अलावा अब ये टॉपिक जो है इसमें क्या कंजर्वेशन का तो 50 ही कंजर्व कर सकते हैं अपने, क्या क्या कंजर्वेशन का बात चल रहा है यहाँ पे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन माने एयर वाटर नॉइज सब होता है, तो कौन कौन सा पॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। डिग्रेडेशन माने फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, किस किस का बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एम्बिगस हो सकता है कई लोगों के लिए, क्योंकि सिलेबस में तो ऐसा डिटेल मेंशन नहीं किया टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे बाकी सब्जेक्ट में किया गया, इकोनॉमिक में किया गया, पॉलिटी में किया गया। फिर जनरल स्टडीज 1 में भी देखिए इन्वायरमेंट का कुछ एस्पेक्ट आता है, कैसा कि ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है, जैसे लैंडफॉर्म्स है, माउंटेन्स है, वाटर्स है, ओशंस है, उनमें ज्योग्राफिकल फीचर्स में जैसे वाटर बॉडीज यहाँ मेंशन किया गया, आइस कैप्स मेंशन किया गया, इनके चेंजेस की वजह से और इनमें फ्लोरा एंड फौना में चेंजेस की वजह से क्या इफेक्ट होता है इन चेंजेस की वजह से, ठीक है, ये समझना है।
अब इसमें बायोडाइवर्सिटी भी आ गया, क्लाइमेट चेंज भी आ गया, तो ये कहीं ना कहीं हिडन टॉपिक है जो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन कई बार जीएस वन में भी पूछ देता है लोग मेंस एग्जाम में। इस बार भी पूछा था, हर बार पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी डायरेक्ट आया था। ठीक है, तो इस तरह का सिलेबस जब दिया हुआ है किसी एस्पिरेंट को, तो वो कैसे तैयारी करे, उसको ये स्ट्रगल रहता है कि यार हम पढ़े तो पढ़े कैसे, करे तो करे कैसे। तो इस तरह के लिए मैंने सोचा कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जैक्टली आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक और क्या क्या थीम पढ़ना होता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इन जनरल। ठीक है, तो ये है ब्रॉडर टॉपिक्स। ये है पहले इकोलॉजी, ये फर्स्ट चैप्टर, इसको चैप्टर का एक ब्रॉडर टॉपिक की तरह ट्रीट कीजिए। इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट जैसे इकोसिस्टम है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। उसके बाद इकोलॉजी में आप पढ़ते, सॉरी इकोसिस्टम में पढ़ते टाइप ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट टेम्परेचर, क्लाइमेट, बायोटिक माने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सब जो होता है। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड इश्यूज होते हैं, फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, इकोलॉजिकल नीश, इकोलॉजिकल रिलेशंस, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता है, पिरामिड ऑफ मास, पिरामिड ऑफ नंबर, ऐसे होते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए ये सब टॉपिक यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है अपने सिलेबस में। ठीक है, तो आप खुद से कहाँ तक पढ़ोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना मटेरियल देती है तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस का थीम बना के देती है, तो ये चैलेंज फेस होता है स्टूडेंट को, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक डाउन करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा एक और टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए उसमें कितने टॉपिक्स आते हैं, तो बेसिक्स हो गया, फिर जब जैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फिर बायोजोग्राफिक जोन्स इंडिया में कितने हैं, बायोम्स क्या होता है, उनके टाइप्स क्या है, इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, स्टडिंग ऑफ फ्यू की इकोसिस्टम जैसे कि वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स और कोरल्स, इनके ऊपर जनरली क्वेश्चन बनते रहते हैं। उनका फीचर्स क्या है, उनका यूजेस क्या है, उन क्या इश्यूज फेस करे आज के ज़माने में, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, वेटलैंड खत्म हो रहे हैं, मैंग्रोव्स जो है, जैसे मैंग्रोव्स को चैलेंजेस फेस हो रहा है कोस्टल एरियाज में, उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, गो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या साइन हुआ है, जैसे वेटलैंड के लिए रामसर कन्वेंशन है, वैसे क्या क्या एफर्ट्स करे जा रहे हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, जैसे कोरल ब्लीचिंग हो रहा है तो कैसे हो रहा है। आईयूसीएन लिस्ट है, आईयूसीएन रेड लिस्ट होता है, उसके अंदर सब स्पीशीज को थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड ऐसे कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, या लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। आईयूसीएन कैसे काम करता है, कंजर्वेशन एफर्ट्स और क्या क्या है, रिजर्व्स क्या है, जैसे टाइगर रिजर्व्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, फिर नेशनल पार्क्स है, उन पे जनरल किसी एक जनरल में एक जगह 3-4 एनिमल को रखा गया है स्पेसिफिक, या पूरे एक पर्टिकुलर टाइगर के लिए टाइगर रिजर्व है, तो वैसे प्रोटेक्शन एरियाज बनाए गए हैं। ठीक है, फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, कन्वेंशंस होते हैं। तो ये पूरा एस्पेक्ट जो है एक फ्लो में चलता है। आपको सिंपली अगर सिलेबस में देखिए खाली बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अलग से फ्लोरा एंड फोना में चेंजेस लिखा हुआ है, और यहाँ पे अलग से कंजर्वेशन लिखा हुआ है, तो आप, या फिर ये डिग्रेडेशन पार्ट, तो ये 4 जी को कंबाइन करके एक बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में क्या क्या एलिमेंट आता है, वो एज ए सिलेबस देख के करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे बायोलॉजी इन्वायरमेंट ठीक से, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। देखिए कोई बहुत लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं एग्जाम क्लियर करने का, ठीक है, पर वो ये नहीं समझते कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी क्लियर नहीं कर पाए तो शॉर्टकट की वजह से। तो आइडिया ये नहीं है कि आपको सब कुछ शॉर्टकट में कर लेना है या नहीं कर सकते आप। आइडिया ये है कि अगर फंडामेंटली फर्स्ट बार में अगर टाइम है तो अच्छे से करके, अगर फर्स्ट बार में फुल्ली प्रिपेयर्ड हो सकते तो वाई नॉट, क्यों शॉर्टकट ढूंढे हम, जबकि हमको कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर हो सकता है तो हम क्यों अच्छे से नहीं पढ़े। ठीक है ना। फिर आता है थर्ड टॉपिक ओजोन डिप्लेशन। ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सब टॉपिक है, उसमें ओजोन डिप्लेशन का फैक्टर्स क्या क्या होता है, क्या क्या कन्वेंशन है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन क्या है, इसका अवेयरनेस है। फिर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, और तीसरा सबसे बड़ा टॉपिक इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के अंदर, जो मैक्सिमम लोगों को बोले इन्वायरमेंट में क्या है तो वो यही समझते कि यही है, पर ये 2 चीज़ भी है भाई। ठीक है ना। उसके बाद ये एक और बड़ा टॉपिक जिसमें कि टर्म्स का डिस्कशन होता है कि हीट बजट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, फिर क्लाइमेट चेंज और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या है, जैसे ब्रांडेड कमीशन से लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था, रियो समिट हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, अभी पेरिस एग्रीमेंट रिसेंटली चल रहा है, 3 ग्लोबल एग्रीमेंट चलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी राइट, एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेजर्ट्स। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट है सब चीज़। तो आप समझिए इतने सारे ग्लोबल एग्रीमेंट्स है, जो कि ये फर्स्ट जो 3 एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था रियो समिट के अंदर ही, उसके बाद उसके अंदर यूएनएफसीसी के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल आया था, पेरिस एग्रीमेंट आया था। तो ये सब आपको अवेयरनेस होना चाहिए। उसके अंदर कई सारे फंड्स होते हैं, जैसे ग्लोबल ग्रीन एनवायरनमेंट फंड, ऐसा समथिंग नाम है। फिर क्योटो के अंदर मैकेनिज्म है कार्बन क्रेडिट्स वाला, वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे एडेप्टेशन फंड है, ऐसे कई सारे फंड्स का भी चर्चा हुआ है इन्वायरमेंट में, जो अपने को पता होना चाहिए। प्रीलिम्स उठा के पूछ सकता है या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि ओवर टाइम कैसे डेवलप हुआ सब चीज़। तो दिस आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिर लास्ट 2 सीओपी कहाँ हुआ, जैसे अभी COP27 हुआ था इजिप्ट में, अपकमिंग COP कहाँ होगा,
उन जैसे कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इन्वायरमेंट में क्या क्या, आईपीसीसी का रिपोर्ट है, एमिशन गैप रिपोर्ट है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम पे कुछ कुछ रिपोर्ट्स निकालता रहता है। फिर क्रायोस्फीयर क्या, क्रायोस्फीयर पे स्टडी किया, मेंस में डायरेक्ट क्रायोस्फीयर पे क्वेश्चन आ गया था। हिंदू कुश हिमालय जो कि इंडिया का वर्ल्ड का थर्ड पोल माना जाता है, कई सारे मेजर रिवर्स का सोर्स है एशिया के अंदर, तो उनके ऊपर स्टडी होता है। फिर आईपीसीसी का रिपोर्ट होता है, इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज पे, उसके 8 सब कंपोनेंट है। बायोजेनिक टेक्निक्स है जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए अपने लगाते हैं टेम्परेरीली। तो आप देखिए जो मैंने इतने सारे टर्म्स बोले ना, आपको घबराने के लिए नहीं बोले। आप अभी सुन के आपको लगे इतना भयंकर, इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, पर इतना क्लासिफिकेशन, इतना अवेयरनेस आपको होना चाहिए। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे ना, तो आप इतना फास्ट, मेरे से फास्ट बोल पाओगे आप कि क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है। पर ये कहाँ लिखा हो, कहीं नहीं लिखा हो यहाँ सिलेबस में, कहीं भी तो इस तरह का मेंशन है नहीं। तो अपने को ये अवेयरनेस देने के लिए मैंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया आपको समझाने की कि सिलेबस क्या है। देखिए ये टॉपिक्स पढ़ना अपने को जरूरी है। अब ये भी देखेंगे कहाँ से पढ़ना है, घबराने का नहीं, अभी सब समझेंगे अपने, पूरा सॉल्यूशन अपने पास। फिर अदर की टॉपिक जो पढ़ना होता है, देखिए इसको मैंने बहुत सिंपली लिख दिया, पॉल्यूशन, फॉरेस्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे बहुत सिंपली लिख दिया। पर ये इंडिविजुअल में एक चैप्टर है। पॉल्यूशन के अंदर अलग अलग पार्ट है, एयर पॉल्यूशन है, एरोजॉल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग गुड ओजोन बैड ओजोन पढ़ते हैं उसके अंदर। फिर वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है। फिर फॉरेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है, फॉरेस्ट अफॉरेस्टेशन क्या है, क्या क्या मेजर्स ग्लोबली हम लोग लिए गए हैं उसके अगेंस्ट, डेजर्टेशन क्या हो रहा है वो इसी चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब अवेयरनेस, कोस्टल रेगुलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं मेनली केरला के कॉन्टेक्स्ट में भी, सांथराम कमेटी बना था तो उसका रिकमेंडेशंस पढ़ते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 2 3 4 क्या होता है, उसमें सी टाइड का लेवल से हम लोग मेजर करते हैं, लो टाइड लेवल, हाई टाइड लेवल से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस जोन में रेगुलेशन डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। कितना पॉपुलेशन है तो इस तरह रेगुलेशन होगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये सारी बातें इन्वायरमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना जरूरी है। तो ये पूरा सिलेबस है, ठीक है ना। ये मैंने आपको जिस तरह से बताया, बस इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है। अगर आप लोग को दोबारा देखना तो वीडियो बैक करके देख सकते हो। अगर ये पीपीटी भी चाहिए तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग पीपीटी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रेटेजी, बस आइडिया सिर्फ इतना सा है कि ये सब थिंग्स आपको अवेयरनेस होना चाहिए जो कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। इतना भी अगर आपको पता चल गया ना, तो आप फिर भी प्रिपेयर कर सकते हो गूगल का सहारा लेके या कोई अदर सोर्स से। पर ये भी पता होना इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपको समझना है कि चलो आगे तो सर आप बताएं, पर कैसे मान लें कि यही थीम है, तो ये थीम्स और टॉपिक्स का एक अवेयरनेस के लिए मैं आपको विजन आईएएस की वेबसाइट पर उड़ा के ले चलता हूँ, ठीक है। तो विजन आईएएस की वेबसाइट पर अपने आते हैं, यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट है ठीक है। इन्वायरमेंट का एक मैगजीन है इनका, ये मेन 365 का, उसमें देखिए क्या क्या बड़ा टॉपिक दिया है, ठीक है। एक एक करके तो पढ़ ही सकते हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज एक बड़ा टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं अपने, अच्छा हम फर्स्ट सीधा वहीं पहुंच गए क्लाइमेट चेंज पर, नो इश्यू, वापस बैक जाते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्लाइमेट चेंज बड़ा टॉपिक, क्लाइमेट चेंज है। फिर सेकंड बड़ा टॉपिक देखिए एयर पॉल्यूशन, माने पॉल्यूशन। फिर थर्ड बड़ा टॉपिक वाटर लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन का बात चल रहा है, ये पॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आता है। चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक बड़ा चैप्टर यहाँ पे जो बात कर रहा है। पांचवा रिन्यूएबल एनर्जी का बात कर रहा है, यानी कि अपने जो भी एफर्ट्स लेते हैं उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी एक सब पार्ट आता है, ठीक है। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स का ब्रॉडली बात किया, ये एक बड़ा टॉपिक आता है। देखिए उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी सारा बात है, अलग अलग से किया। इनका अप्रोच है यूज बेस पे। डिजास्टर मैनेजमेंट लोग इसी में कंसिडर करते हैं, बट डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए अलग अप्रोच है, वो हम लोग अलग से देख सकते हैं। फिर ज्योग्राफी वाला कंपोनेंट में इन्होंने देखिए बाकी सब बात की है, मिसलेनियस, ठीक है। अब इसमें देखिए सब पार्ट में आप जाओगे ना, तो ये सारे टॉपिक यही थीम कवर कर रहे हैं लोग। जैसे PD65 है, PD65 के अंदर देखिए इन्होंने क्या क्या टॉपिक कवर किया, क्या क्या थीम बनाया इन्होंने। पॉल्यूशन एक थीम बनाया है इन्होंने, क्लाइमेट चेंज एक थीम बनाया है, बायोडाइवर्सिटी एक थीम बनाया है, चौथा थीम इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया है, पांचवा थीम इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट, छठा ज्योग्राफी वाला बनाया है, ठीक है। तो इससे आपको मोटा मोटी सेंस बन जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ लगभग वैसा ही गेम चल रहा है, ठीक है ना। देखिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी तो कॉन्सेप्चुअल है, एंड देन दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लोग बात किए थे, फॉरेस्ट पॉल्यूशन को लोग बात किए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सिलेबस में वर्ड गिवन है, ठीक है। और ये रिलेटेड टॉपिक है। तो इस तरह से सिलेबस बनता है, इस तरह से टॉपिक अपने को पढ़ने। अब ये हो गया सिलेबस का जानकारी, कैसे पढ़ना है, अब उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। पहले बुक्स का बात कर ले, जो सब्जेक्ट का मेन, इस पूरे वीडियो का मेन थीम है, जो लोग जानना चाहते हैं कि इन्वायरमेंट से कहाँ से पढ़ ले, बता दीजिए। तो इसमें मैंने थोड़ा ट्राई किया समझाने का आपको कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए मोस्ट पॉपुलर बुक चॉइस जो है वो शंकर आईएएस है। किसी भी आदमी से जो यूपीएससी की तैयारी करता है और बेसिक जानकारी रखता है, तो वो आपको खुल के बोलेगा शंकर आईएएस से पढ़िए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट कीजिए उसको करंट अफेयर से।
बिल्कुल सही एडवाइस है, कोई गलत एडवाइस नहीं है, पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी से एग्जाम क्लियर भी करते हैं, ठीक है। पर अगर रिकमेंडेशन मानो मेरा, इफ़ अगर आपको मेरा रिकमेंडेशन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरा आपका रिकमेंडेशन बताइए क्या पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से PMFIAS का वेबसाइट है, उसके अंदर pmfis.com वेबसाइट का एड्रेस है, आपको वेबसाइट अभी मैं दिखाऊंगा भी, जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको इंटरनेट पे बैठे बैठे इजीली मिल सकता है, ठीक है। ये मेथड आप फॉलो कीजिए, क्योंकि शंकर ऐसा को खुद से पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे शंकर ऐसा में समझ नहीं पाते कहाँ पे रुकना है या कहाँ तक पढ़ना है। तो एक होता है ना कि नोट्स बन जाने पे एक लिमिटेशन बन जाता है कि आपको नई नोट्स पढ़ना है। शंकर में वो लिमिटेशन नहीं है। शंकर में IUCN आप देखने लगोगे तो उसमें 200 पेज का तो IUCN दिया है, हर एक स्पीशी का डिस्कशन कर दिया है। तो क्या हर स्पीशी पढ़ना है, तो कौन कौन सा पढ़ना है, ये डिसीजन लेना टफ बात है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी माने अगर आप शंकर पढ़ लो तो PhD कर लोगे इन्वायरमेंट में मैंने ज़्यादा हो गया पर मास्टर्स कर ही लोगे, समझ लो इतना अवेयरनेस दिया है, इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिया है। तो उतना डीप आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको फाउंडेशनल नॉलेज चाहिए, UPSC एग्जाम क्लियर करना है आपको। तो उतना PMFIS बहुत सिंपल टर्म में अच्छे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ सिंपल तरीके से देता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारा तो कोचिंग अच्छा है, आई हैव जॉइंड अ कोचिंग, आई विल स्टडी ओनली दैट, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच। आपको एक कोचिंग का मटेरियल पढ़ लीजिए जो कोचिंग पढ़ाता है क्लासरूम में, या एक मैगजीन आपको देता है इन्वायरमेंट का, वो भी फ्री या फिर जो भी जैसे भी आपको मिले, वो भी एक अच्छा मेथड है। आइडिया ये है कि वहाँ से पढ़िए जो आपके लिए सिलेबस को एक बाउंड्री में लिमिट कर दे कि इतना आपको नोट्स पढ़ना है। शंकर देख के लगेगा सिलेबस लिमिट हो गया, पर आप इमेजिन कीजिए 600-500 जितना भी पेज का बुक है वो बुक पूरा पढ़ना, आप बिना जानकारी के क्या क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, किस एक्सटेंट तक पढ़ना है, आपके लिए हैरेसमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो अनटिल अनलेस आप पूरा एकदम एक्सपीरियंस्ड हो उस किताब को पढ़ने के लिए, उस किताब को पढ़ना मेरा रिकमेंडेशन नहीं, ठीक है ना। मेरा रिकमेंडेशन है PMFIS वेबसाइट, और या फिर कोई कोचिंग मटेरियल जो आपके पास ऑलरेडी है उसको जरूर पढ़िए ना। आपने उसको क्लासरूम में बैठ के बनाया, ऐसा नहीं कि कोचिंग आप ज्वाइन कर लियो तो उसका मटेरियल जला के फेंक दीजिए। वो भी आपने पैसा दिया, आपने मेहनत किया, उसको यूज़ कीजिए ना बेस्ट तरीके से, दैट इज इट। तो और उसको कॉम्प्लीमेंट करंट अफेयर से तो करना ही करना है। ये हुआ एनवायरनमेंट को पढ़ने का स्ट्रेटेजी तरीका, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग PMFIS का देखते हैं। इसके बाद पहले अभी देखते हैं जो पॉपुलर बुक है शंकर है, ऐसा दिखता है। ये मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया ताकि आपको सेंस बने कि बुक कैसा दिखता है। ये वो उस टाइम का एडिशन है जब मैं यूज़ करता था, अब डेवलप हो गया था, आई डोंट नो आप तो सी कि नया एडिशन आया कि नहीं आया। उसके बाद मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो PMFIS का वेबसाइट। अब वो कैसा दिखता है उसको अपन देखते हैं, गूगल में चलते हैं। ये है PMFIS का वेबसाइट, ओपन हो जा, खुल जा सिम से लोड हो रहा है, तो लेट अस सी। यस, ये वेबसाइट है, इसका होम पेज ऐसा दिखता है। पहले होम पेज आपको दिखा देते हैं, ये ऐसा होम पेज दिखता है इनका, ठीक है। लोग ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और 150 आते हैं, करंट अफेयर्स आई थिंक, साइंस एंड टेक। तो इनका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों अच्छा है, साइंस एंड टेक मुझे पता नहीं। इन्वायरमेंट आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रीड में जाके, तो इन्वायरमेंट का ऐसा पूरा ब्लॉग टाइप का खुलेगा विथ लिंक्स, ठीक है ना। आपको देख के लगेगा जैसे बहुत सारा कैसे पढ़ेंगे, और एकदम सिंपल तरीके से देखिए थीम वाइज थीम दिया है। पहले तो क्वेश्चन दिया है 11 से 15 का, फिर देखिए कॉन्सेप्चुअली दिया है। पहले क्या दिया है, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इसको क्लिक करेंगे, इस पेज में आप आएंगे, ठीक है। ये जो पेज खुल रहा है एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम वाला, अब इस पेज में देखिए कितना अच्छे से विजुअल रिप्रेजेंटेशन से नोट्स दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले पेज के टॉप में चले जाते हैं हम लोग। ये देखिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट का, देखिए कितना अच्छे सिंपल लिखा, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको हाईलाइट भी किया, ठीक है। इन्वायरमेंट इज अ नेचुरल कंपोनेंट in which biotic living or biotic non-living factors interact among themselves and with each other। समझा दिया पहले इन्वायरमेंट क्या होता है, फिर ऐसे कुछ बात और लिखा, फिर बायोस्फीयर के बारे में लिखा, बायोस्फीयर इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट सपोर्टिंग लाइफ ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में तीनों चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अगर इंडिविजुअली आपको जानना तीनों क्या है तो आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो, लिथोस्फीयर क्या है समझने के लिए। हाइड्रोस्फीयर माने पानी, एटमोस्फीयर माने हवा, हवा आपको पता है। लिथोस्फीयर आप समझ सकते हो, अर्थ के सरफेस को बोलते हैं लिथोस्फीयर, तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। फिर बायोस्फीयर इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय देम। फिर देखिए आपको ये विजुअली रिप्रेजेंट करके बताया है। फिर ये हैबिटेट के बारे में चर्चा कर रहा है, हैबिटेट समझाया, अलग अलग टाइप का हैबिटेट देखिए, अलग अलग तरह से दिखाया। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन को देख के, खुद इमेजिन करके, सब चीज़ देख के, कुछ फैक्ट्स पढ़ के आपको देखिए कैसे वो टॉपिक को समझाने का ट्राई किया। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा था इसको पढ़िए। और इसमें अच्छा बात क्या है ना, टॉपिक वाइज गया ना तो आप अपने टारगेट भी इजी बना सकते हो कि वन टॉपिक पढ़ लिया, जैसे पेजेंट हो गया ना यहाँ पे, तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप ऐसा टारगेट बना सकते हो कि ये टॉपिक जो है मैं पढ़ूंगा 20 मिनट या आधी घंटे में, ठीक है ना। ये टॉपिक पूरा पढ़ूंगा 20 मिनट, आधी घंटा या 1 घंटा में, फिर रिवाइज करूंगा। तो टारगेट मेकिंग भी ईजी है,
आपको ट्रैक करना भी ईजी रहेगा। और पूरा देखिए यहाँ पे ऐसे ब्लॉग फॉर्म में लोग दे के रखते हैं, तो ये ब्लॉग फॉर्म में देने का बहुत एडवांटेज है कि आपको पता है कहाँ तक पहुँचे हो। दिस कैन बी डन, दिस इज माई सजेस्टेड वे ऑफ PMF5S पढ़ने का। फिर अभी PDF पे वापस आते हैं हम लोग। ये PMF5S है, ये मैंने सजेस्ट किया पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन आता है हाउ टू रीड, ठीक है। तो इसका हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सीधा पहुंच जाते हैं वही हम लोग पुराने लिंक पे, इस लिंक पे आ जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये नोट्स में कितना सिंप्लीफाई दिया हुआ। अब पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए दो तरीका है। एक तो आप इससे पढ़ डायरेक्टली रीड करते जा रहे हो, ठीक है। एक तो जैसे पूरा लाइन बाय लाइन एनवायरमेंट पढ़ लिया, बायोस्फीयर पढ़ लिया, हैबिटेट पढ़ लिया, ऐसे एंड तक रीड कर लिया। एक तो होता है फास्ट, कोई भी चीज पढ़ने का सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि फर्स्ट बारे में आप पूरा फास्ट रीड कर लो, सुबह से अंत तक जितना फास्ट आप पढ़ सकते हो कॉम्प्रिहेंड करते करते, उसको फर्स्ट से एंड तक पढ़ लो। आपको जो 20-25 मिनट लगा, आपको लगा मैक्सिमम चीज भूल ही गए, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, उससे कि आपको सेंस मिल गया कि ये इसका थिंग है। फिर आपको जहाँ डाउट आ रहा है ना, उस चीज को रुक के पढ़िए। ये हो गया अप्रोच का बात। अब समझ लीजिए इसको रीड करने के, अब देखिए नोट्स, कई लोग बोलते हैं सर कि अच्छा पढ़ तो लिए, फिर से बाद में रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है। तो उस वाले एंगल पर थोड़ा आते हैं, आपको सेंस मिलेगा कि हाउ टू रीड वाला बात पे वो ज़्यादा समझ में आएगा। एक तो हो गया देखिए पूरा बोल्ड वर्ड दिया हुआ है, तो कीवर्ड आप ऐसे रीड करके याद कर सकते हो, इमेज को देख के समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेकिन आता है नोट मेकिंग वाला बात, डू आई नीड टू मेक नोट्स, ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से नोट मेकिंग इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। बट आपको लगता है कि आपको नोट बनाना अच्छा लगता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो राइटिंग पर्सन होते हैं, कुछ लोग, कुछ तीन टाइप के कैटेगरी में लोग होते हैं जनरली जो पढ़ाई करते हैं। पहला जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होता है जिनका फोटोग्राफिक मेमोरी होता है, दे आर रेयर इन नंबर बट देयर आर सच पीपल हु जस्ट उन लोग एक बार देखते हैं उनको याद रह जाता है। फिर दूसरा काइंड ऑफ लोग होते हैं जिनको रीड करते करते फास्ट समझ में आता है, तुरंत कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। पर तीसरे स्टूडेंट होते हैं मेरे टाइप के, जिनको नोट्स बनाने का हैबिट है, बिना नोट्स बनाने को चमकता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, या पढ़ भी लेते हैं तो उनको अच्छा मेमोरी के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना पड़ता है। तो मुझे भी लिखना पड़ता था, तो मैं थोड़ा बहुत नोट्स बनाता था, ठीक है। आप चाहो तो कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नॉट नेसेसरी नोट्स बनाना। पर नोट्स बनाने का महत्व क्या है, नोट्स बनाने का महत्व दो टाइप का, तो पढ़ने में इजी होता है जो मेरे को होता था, और दूसरा भविष्य में रिवीजन में आपको इजी रहे उसके लिए नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा नोट्स कैसे दिखता था। दिस इज माई नोट्स का एक मैंने इमेज फोटो खींच के PDF बनाया है। हैंड राइटिंग शायद आपको इतना समझ में ना आए, अगर आ रहा तो अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ जितना आपको समझा पाओ। तो देखिए यहाँ बायोस्फीयर का बात मैंने भी लिखा है। एक तो बायोस्फीयर आपको मैंने वहाँ पे दिखाया PMF5S में, उनके PDF में। यहाँ पे बायोस्फीयर क्या लिखा है कि बायोस्फीयर इज अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट, ठीक है। इंक्लूड ऑल लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय देम। ये हो गया बायोस्फीयर का इनका कथन। अब मैंने बायोस्फीयर में क्या नोट्स बनाया देखिए। मैंने नोट्स बनाया कि इंटरसेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर एटमोस्फीयर, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर एटमोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, सेम बात है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, और इकोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है। को कंसिस्ट ऑफ, इनमें क्या क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट होता है और अबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक यानी कि लिविंग, अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। लिविंग यानी कि फ्लोरा माने प्लांट्स, नॉन लिविंग माने कि फौना यानी कि माने लिविंग माने कि फौना यानी कि एनिमल। नॉन लिविंग में क्या हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर। अब देखिए इतना सा पार्ट में ना मेरे को रिवीजन हो गया। ये नोट्स मैंने इसीलिए इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट बनाया। अब देखिए इसको भी आप पढ़ोगे तो इसमें भी वैसा ही कोशिश है, ठीक है ना। इनमें भी कोशिश वही है कि इनमें देखिए सारी चीज़ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद डेड ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर भी होता है, और बायोस्फीयर में ये सब सारी बातें भी होती हैं। हैबिटेट का बाद भी लोग बताया, फिर ये लोग आए इकोसिस्टम के पार्ट पे, फिर वो लोग बात करना स्टार्ट किया बायोटिक अबायोटिक के बारे में, नीचे आए थोड़े से बात करना स्टार्ट किया अबायोटिक और बायोटिक पर, ठीक है। और मैंने यहीं पे उसको हल्का समझ लिया जो नोट्स में कि बायोस्फीयर मतलब क्या, तुरंत रिवीजन हो गया। फिर इंटरेक्शन बिटवीन मतलब क्या, कि बायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन हो सकता है, बायोटिक और अबायोटिक का इंटरेक्शन हो सकता है, एनिमल एनिमल का इंटरेक्शन हो सकता है, और एनिमल और डेड का भी इंटरेक्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है, ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ मैटर। अब देखिए जिस तरह से मैं नोट बनाया ना, मेरा नोट ऐसा है ना कि फ्यूचर कॉन्सेप्ट को भी इंटीग्रेट कर ले रहा है। यहाँ पे देखिए बायोटिक अबायोटिक बाद में पढ़ रहा है, और एक्सचेंज ऑफ मैटर और बाद में लोग पढ़ेगा, शायद इस वाले PDF में है भी, इस वाले नोट में है भी नहीं, इसके बाद वाले नोट में आएगा इंटरेक्शन एक्सचेंज ऑफ, हाँ इसमें एक्सचेंज इंटरेक्शन नहीं दिया मैटर एनर्जी का बाद में। तो मैं टोटल पढ़ने के बाद इस नोट को बनाया इस तरह से कि यहीं मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से नोट मेकिंग का मतलब होता है। अगर देखिए आप पूरा खाली इतना ही पढ़ लीजिए जितना मैंने बनाया बायोस्फीयर के बारे में, यहाँ से लेके इकोसिस्टम के पहले यहाँ तक, इकोसिस्टम इज द फाइन, हाँ यहाँ से पढ़ना चाहिए, यहाँ तक पढ़िए, आपको देखिए क्या क्या समझ में आता है। एक बार ट्राई करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ बायोस्फीयर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर यानी कि अर्थ सरफेस, एटमोस्फीयर यानी हवा पानी, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, इकोस्फीयर भी बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, उसमें बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक माने जीवित,
लिविंग, लिविंग यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स। अबायोटिक माने नॉन लिविंग, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, ये सब जो होता है अबायोटिक फैक्टर्स होता है। अब इनमें जो इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, वो इंटरेक्शन में क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा, यानी कि सामान एक्सचेंज होगा या फिर एनर्जी एक्सचेंज होगा, ठीक है। इसके सिस्टमेटिक स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, कितना अच्छे से इकोलॉजी क्या होता है हमको तो इसके बाद शायद ही पता था, क्योंकि मैं इतना अच्छे से पहले पढ़ा नहीं होगा। ये मुझे पढ़ने में मुझे काफ़ी क्लैरिटी हो गया कि भाई इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। फिर यूनिट टेकन एज अ रेफरेंस, इसमें हाईलाइट अच्छे से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। यूनिट टेकन एज अ रेफरेंस टू स्टडी बायोस्फीयर दैट इज इंटरेक्शन इज इक्वल टू इकोसिस्टम। अब कोई बोले इकोसिस्टम क्या है, तो कोई 2 लाइन का डेफिनेशन भी लिख सकता है, कोई बहुत कुछ लिख सकता है, पर मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिंपल डेफिनेशन क्या लिखा कि इट इज अ यूनिट टेकन एज अ रेफरेंस टू स्टडी बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ इंटरसेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। उनके इंटरसेक्शन को स्टडी करने के लिए, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी हो रहा है, उस सिस्टम को स्टडी करने के लिए एक छोटा यूनिट हम लोग लेंगे, उस यूनिट को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। लीजिए, ये भी क्लैरिटी होगा कॉन्सेप्ट का। इकोसिस्टम क्या है? इज अ फंडामेंटल फाउंडेशनल यूनिट टू स्टडी दिस इंटरेक्शन। ठीक है, देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गया। इकोसिस्टम किस टाइप का होता है? ओपन भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया मैंने। फिर टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या हो सकता है? टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वाटिक हो सकता है, फ्रेश वाटर में, एक्वाटिक में भी टाइप है, फ्रेश वाटर, मरीन, एस्टुरियन माने नमकीन। फिर एक्वाटिक में और भी टाइप है, फ्लोइंग हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, उसको लोटिक या लेंटिक बोलते हैं। इस पे तो क्वेश्चन भी बना था प्रीलिम्स में, लोटिक लेंटिक क्या होता है। यहीं अगर आप समझ जाते, मैंने तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाया था कि लोटिक माने जो लोट रहा है, माने फास्ट घूम रहा है, वो लोटने वाला चीज जो मूव कर रहा है वो फ्लोइंग है, और जो नहीं मूव कर रहा है वो लेंटिक है। ऐसे मैंने एग्जाम में याद रखने के लिए बनाया था, ऐसे आप भी बना सकते हो। फिर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? बायोटिक जो पढ़ा था उसको फिर एक्सप्लेन करके हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही हम लोग पढ़े थे। बायोस्फीयर का यूनिट क्या है? इकोसिस्टम। तो जो बायोस्फीयर में वो इकोसिस्टम में हो गई, तो इकोसिस्टम का कंपोनेंट हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। फिर ये नेक्स्ट पेज में और पार्ट है, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोग पीछे अबायोटिक फैक्टर के बारे में डिटेल में पढ़े थे, ये रहा अबायोटिक फैक्टर का डिटेल में पढ़े थे, और नेक्स्ट पेज में बायोटिक का डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ऐसे मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए। तो इस तरह से नोट्स बनाने का स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से। किसी एस्पिरेंट को नोट बनाना है तो ये एक मेथड हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ सेम दिखना चाहिए, आपको पर्पस समझना है कि मैंने देखिए कैसे कैसे लाइंस यूज किए फ्लो चार्ट स्टाइल में, ताकि मुझे वहीं पे समझ में आ जाए। ऐसे आपको समझना है कि आपको कैसे समझ में आएगा फ्यूचर में, आप उस तरह से बनाइए। देखिए जैसे मुझे फ्लो चार्ट में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, देखिए टाइप ऑफ इकोसिस्टम लिख के मैंने यही सारे फ्लो चार्ट स्टाइल बना लिया कि उनका क्या क्या कंपोनेंट है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम लिख के मैंने यही फ्लो चार्ट स्टाइल बना लिया, ठीक है। अब बायोटिक को भी मैंने एक चीज़ का एक एक पॉइंट ऐसे से बना लिया। तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, याद करने में, समरी मेरे लिए ईजी रहता है। तो आपको अपने लिए मेथड ढूंढना है हाउ टू मेक नोट्स इफ इट इज़ नेसेसरी। मेरे हिसाब से नेसेसरी नहीं है, अगर आपको लगता है नेसेसरी है, आप मेरे टाइप के स्टूडेंट हो, आपको नोट बनाने में अच्छा रहता है, आपको मेमोराइज करने में ईजी रहता है उस टाइप से, देन दिस कैन बी द मेथड टू मेक नोट्स, ठीक है। फिर अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और क्वेरीज बन रहा है, इन्वायरमेंट कैसे पढ़ना है, जितना मैंने बताया उसके अलावा, या आपको लगता है कि कुछ आपको चाहिए और एक्स्ट्रा हेल्प आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए उस चीज़ को, तो हम लोग उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने बड़ा सा लिखा क्योंकि लोग अपना डाउट शेयर नहीं करते। फील फ्री, शेयर विद अस, विल श्योरली एड्रेस, ठीक है। और ऐसा वीडियोस के लिए सिंपली लर्न को फॉलो कीजिए। सिंपली लर्न चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, और इस चैनल में कुछ भी आपको और चाहिए कमेंट कीजिए, कम्युनिटी में जाके शेयर कीजिए अपना जानकारी। विल नो अबाउट इट, विल श्योरली हेल्प, ठीक है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो के बारे में। बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन।